आ रही है? सुन पा रहे हैं आप? एम आई ऑडिबल टू यू? प्लीज कंफर्म करें, एम आई ऑडिबल टू यू? गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने पढ़ ली थी एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब एक आखिरी छोटा सा टॉपिक हमें और कवर अप करना है, और वो आखिरी छोटा सा टॉपिक है हमारे कोड के अंदर वैलिडेशंस अपन कैसे करेंगे अप्लाई। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? जल्दी, क्विक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वैलिडेशन? जल्दी, फटाफट। नहीं भरत, ऑथेंटिकेशन नहीं। वैलिडेशन का मतलब होता है ये चेक करना कि जो डेटा आ रहा है, क्या रेस्ट एपीआई को क्लाइंट डेटा भेजेगा? भेजेगा ना। अगर किसी रेस्ट एपीआई को क्लाइंट की तरफ से डेटा सेंड हो रहा है, तो क्या आप ये मान सकते हैं वो डेटा गलत फॉर्मेट या गलत नेचर का भी हो सकता है? और अगर गलत फॉर्मेट या गलत नेचर का डेटा डेटाबेस में चला गया, तो आप मानते हैं आपके कोड के अंदर या तो एक्सेप्शन आएगी या आउटपुट इम्प्रॉपर आएगा। से फॉर एग्जांपल अपन लोग लास्ट लेक्चर में अपनी रेस्ट एपीआई में एम्प्लॉय ऐड कर रहे थे। एम्प्लॉय ऐड करते वक्त हम क्या क्या पास कर रहे थे, जरा बताइए। एम्प्लॉय ऐड करते वक्त पोस्टमैन से हम क्या क्या पास कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो? एम्प्लॉय ऐड करते वक्त हम पोस्टमैन से नेम पास कर रहे थे, सैलरी पास कर रहे थे। आप ये बताइए क्या इस बात की संभावना है गलती से मैं नेम पास ना करके सिर्फ सैलरी पास कर दूं? चांसेस हैं। तो जिस तरह से अपन लोगों ने कोड लिखा है क्या होगा? जिस तरह से अपन लोगों ने कोड लिखा है, डेटाबेस में नेम नल के साथ सेव हो जाएगा। डेटाबेस में ई नेम में नल आ जाएगा, और अगर ई नेम में नल आ जाएगा तो आउटपुट अजीब आएगा। फिर नल एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है। प्रॉब्लम नंबर वन। प्रॉब्लम नंबर टू, क्या इस बात के चांसेस हैं कि मैं नेम तो सही दूं लेकिन सैलरी -20,000 लिख दूं? अगर मैंने सैलरी नेगेटिव लिख दी, तो क्या तो भी आपका कोड इस नेगेटिव सैलरी को डेटाबेस में डाल देगा? डाल देगा ना। इन चीजों से बचने के लिए अपन चाहेंगे कि अगर डेटा गलत आ रहा है तो प्रोग्राम क्या जनरेट कर दे? अगर डेटा गलत आ रहा है तो प्रोग्राम एक्सेप्शन जनरेट कर दे। और ये करने के लिए आप परफॉर्म करते हैं बीन वैलिडेशन। उम्मीद करता हूं बीन वैलिडेशन का मतलब समझ आ रहा होगा। आ रहा है? तो बीन वैलिडेशन से फायदा क्या? बीन वैलिडेशन से तीन फायदे। नंबर वन, एरर नहीं आएगी, एग्रीड। नंबर टू, आपकी एप्लीकेशन की क्वालिटी इंप्रूव होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेटा आपका कंसिस्टेंट रहेगा। कंसिस्टेंट समझ रहे हैं? कंसिस्टेंट समझ रहे हैं? कंसिस्टेंट का मतलब डेटा वैलिड होगा, डेटा बाकी फील्ड्स के साथ कोलैबोरेट कर पाएगा, मीनिंग बना पाएगा। एम आई राइट? चलूं आगे? बिल्कुल बिल्कुल नमन, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों जगह होना चाहिए। फ्रंट एंड वाला तो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्रामर करेगा। और वैसे भी आप सोचो, अगर मान लो फ्रंट एंड पोस्टमैन क्लाइंट है, तो फिर तो डेटा वैलिडेशन पूरा पूरा बैक एंड पे ही होगा, है ना। और हमारे लिए तो फ्रंट एंड फिलहाल पोस्टमैन क्लाइंट ही है। ठीक है ना। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट लेते हैं, स्प्रिंग बूट बीन वैलिडेशन सपोर्ट कैसे करता है। अच्छा, यार बीन वैलिडेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल में जो आपकी एंटिटी क्लास है वो काइंड ऑफ बीन ही है ना। डेटा उसी के पास आ रहा है, उसी का डेटा डेटाबेस में जा रहा है, इसलिए बार बार वर्ड बीन वैलिडेशन आ रहा है। अब बीन वैलिडेशन के लिए आपको स्प्रिंग बूट एक एपीआई प्रोवाइड करता है, जिसका पुराना नाम हुआ करता था जावा बीन वैलिडेशन एपीआई। आजकल उसका नाम हो गया है जकार्ता वैलिडेशन एपीआई। और बनाने वाले कौन है इसको? इसको बनाने वाले हाइबरनेट वाले। तो हाइबरनेट वाले पहले जावा वैलिडेशन एपीआई बनाते थे, जावा बीन वैलिडेशन एपीआई। आजकल वो बनाते हैं जकार्ता वैलिडेशन एपीआई। कुल मिलाकर आप ये मान लीजिए कि ये एक डिपेंडेंसी है, और इस डिपेंडेंसी को आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करके कई तरीके के नए एनोटेशन, नए इंटरफेसेस और क्लासेस को अपने कोड में यूज कर पाएंगे। और ये एनोटेशन, ये क्लासेस आपको क्या करने में हेल्प करेंगे? ये एनोटेशन और ये क्लासेस आपको सपोर्ट करेंगे टू परफॉर्म वैलिडेशन इन योर बीन एप्लीकेशंस। इज दिस क्लियर? बिल्कुल नितिन, आप इसको जेडबलई में यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप हाइबरनेट यूज कर रहे हैं, नॉट डायरेक्टली इन जेडबलई। ओके। हाइबरनेट अगर आपका बैकएंड है, क्योंकि अल्टीमेटली ये दे कौन रहा है? अल्टीमेटली ये एपीआई कौन दे रहा है आपको? ये हाइबरनेट दे रहा है। तो हाइबरनेट का इन्वॉल्वमेंट तो होना चाहिए ना आपके प्रोजेक्ट में। ठीक है। चलिए अब आपका पहला काम क्या होगा?
आपका पहला काम होगा इस एपीआई को या डिपेंडेंसी को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना। अब अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप वैलिडेशन एपीआई ऐड कर सकते हैं स्प्रिंग स्टार्टर से, बट हम बना रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन चुका है, हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन चुका है, तो हमें तो जाकर pom.xml में मैनुअल एंट्री करनी पड़ेगी। यस, हमें जाकर pom.xml में मैनुअल एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि प्रोजेक्ट तो हमारा बन चुका है। ठीक है, अभी करते हैं 2 मिनट बाद। पहले मैं आपको बीन वैलिडेशन के सारे स्टेप समझा दूं। एनी गेसेस टोटल कितने स्टेप होते होंगे? टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। बीन वैलिडेशन इज अ 4 स्टेप प्रोसेस, जिसमें पहला स्टेप हो गया वैलिडेटर डिपेंडेंसी को ऐड करना। दूसरा स्टेप, जब आप ये डिपेंडेंसी ऐड करेंगे तो आपको कुछ नए नए एनोटेशंस मिलेंगे, एग्रीड है ना? उन एनोटेशंस को आप अपनी एंटिटी क्लास की फील्ड्स के साथ अप्लाई करेंगे। एंटिटी क्लास की फील्ड के साथ मतलब अभी बात चल रही थी ई-नेम और सैलरी को वैलिडेट करने की। जहां आपने इन दोनों को डिक्लेयर करा है, इनको कहां डिक्लेयर करा है आपने? आपने इनको डिक्लेयर करा है एम्प्लॉय एंटिटी में। जहां इनको डिक्लेयर करा है वहां आप यूज करेंगे ये वैलिडेशन वाले एनोटेशन। बहुत बढ़िया। इसके बाद जब क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी तो सबसे पहले रिसीव कौन करेगा? कंट्रोलर करेगा। तो कंट्रोलर को यह बताना पड़ेगा कि उसे डेटा को क्या करवाना है। कंट्रोलर को यह बताना पड़ेगा कि उसे डेटा को वैलिडेट करवाना है। अभी गौर करिएगा, कंट्रोलर अपने लेवल पे कोई वैलिडेशन नहीं कर रहा है, तो कंट्रोलर को बताना पड़ेगा। और बताना इज नथिंग, सिंपल सा एक एनोटेशन ऐड कर देते हैं। एनोटेशन का नाम होता है वैलिड। क्या नाम होता है एनोटेशन का? वैलिड। @वैलिड ऐड कर दीजिए, एनोटेशन एक्शन में आ जाएगा। मतलब इधर भी एनोटेशन और इधर भी एनोटेशन। यस, यही तो मजेदार बात है। और कोई इफ एल्स नहीं कोड में, कोई इफ एल्स नहीं कोड में, सिर्फ एनोटेशंस का खेल है। एनोटेशन लगाइए और वैलिडेशन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए, जब वैलिडेशन होगा तो वैलिडेशन पास और फेल दोनों होगा? जल्दी बताओ, होगा? अगर वैलिडेशन पास हो गया, अगर वैलिडेशन पास हो गया तो गेस करिए स्प्रिंग क्या करेगा? चलो मेरे को डायग्राम से समझाओ, मेरे को डायग्राम समझाओ। नहीं 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 नहीं, समझो। ये आपका पोस्टमैन क्लाइंट है, समझना डायग्राम है ना? ये आपका पोस्टमैन क्लाइंट है। पोस्टमैन ने डेटा भेजा, रेस्ट एपीआई कॉल भेजा, वेरी गुड। ये रेस्ट एपीआई कॉल को रिसीव किसने करा? ये रेस्ट एपीआई कॉल को रिसीव कंट्रोलर ने करा। अभी तक आप मानते हो ये जो आपका कंट्रोलर है, ये आंख बंद करके इसको फॉरवर्ड कर देता था, सर्विस को कर देता था ना? अब कंट्रोलर ऐसा नहीं करेगा। अब कंट्रोलर क्या करेगा? अब कंट्रोलर आने वाले डेटा पे वैलिडेशन करेगा। गॉट इट? अब कंट्रोलर वैलिडेशन करेगा। क्या वैलिडेशन पास या फेल दोनों हो सकता है? यस। अगर वैलिडेशन पास हुआ तो कहानी वैसे ही चलेगी जैसे कल तक चल रही थी। वैलिडेशन पास हुआ तो बात किसके पास जाएगी? बात सर्विस के पास जाएगी। सर्विस से होते हुए रेपो के पास जाएगी। रेपो डीबी से बात करेगा, जवाब सर्विस को मिलेगा। सर्विस से जवाब कंट्रोलर को मिलेगा, कंट्रोलर से पोस्टमैन के पास आएगा। ये ब्राउन वाला पाथ समझ में आ रहा है? ये ब्राउन वाला पाथ तब का पाथ है व्हेन एवरीथिंग इज गुड। ओके, अब ये रेड वाला पाथ, क्या इस बात के चांसेस हैं कि वैलिडेशन फेल हो जाए? अगर वैलिडेशन फेल हो गई तो कंट्रोलर क्या जनरेट करवा देगा? कंट्रोलर जनरेट करवा देगा एक्सेप्शन। अगर कंट्रोलर ने एक्सेप्शन जनरेट करवा दी तो बात कहां जाएगी? बात जाएगी ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर के पास। बनाना पड़ेगा आपको वहां पर एक हैंडलर। यस, और ये ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर पोस्टमैन को रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। ये स्टोरी है, एक बार फिर से सुन लीजिए। कहानी की शुरुआत होगी बाय रिक्वेस्ट गेटिंग सेंड फ्रॉम पोस्टमैन। ये रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास आएगी। अगर कंट्रोलर को आपने बोला है डेटा को वैलिडेट करना है तो कंट्रोलर उसे वैलिडेट करवाएगा। वैलिडेट करवाने में अगर वैलिडेशन पास हो गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वैलिडेशन लगा है। सब कुछ परसों जैसा होगा। परसों मतलब फ्राइडे जैसा, कि डेटा जाएगा सर्विस के पास, सर्विस से रेपो के पास, रेपो से डेटाबेस, और डेटाबेस से वापस रिजल्ट आएगा रेपो, सर्विस, कंट्रोलर, और बात वापस आ जाएगी पोस्टमैन के पास। पर अगर कंट्रोलर ने वैलिडेशन करवाया और वैलिडेशन फेल हो गया तो सर्विस से बात होगी? नहीं होगी, याद रखिएगा, सर्विस से बात नहीं होगी। यहीं से गाड़ी का स्टीयरिंग घूम जाएगा और गाड़ी यू टर्न ले लेगी किसकी तरफ? गाड़ी यू टर्न ले लेगी ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर की तरफ।
और कंट्रोल चला जाएगा वापस पोस्टमैन क्लाइंट के पास। ऑल गुड? थ्योरी समझ आई? वैलिडेशन कंट्रोलर के पहले आता है या बाद में? आई मीन ये फिल्टर की तरह काम करता है। बिल्कुल, कंट्रोलर के पास डेटा पहुंचेगा पहले, ओके, कंट्रोलर उसको वैलिडेट करवाएगा, उसके बाद कंट्रोलर उसको पास करेगा सर्विस को। सर मैं समझा नहीं नितिन, क्या? फिर से माइक ऑन करो। जी हेलो, नितिन बोलो। गुड हाँ जी, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं ये बोल रहा था कि अपन बबसूट टूल्स है, हम्म हम्म। रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते हैं तो सर वो तो बायपास कर देती है। हाँ कर देती है, तो वो तो फेल हो जाएगा ना, उससे कुछ मतलब ही नहीं है अपन को। तो सर उसका कुछ तो ऐसा तरीका है कि लाइक सर्वर साइड। टेस्टिंग टूल है ना, हम्म। ये तो तुम टेस्टिंग के लिए यूज करोगे ना, तो टेस्टिंग में तुम अगर यूज कर रहे हो तो तुम्हारा वैलिडेशन टेस्टिंग के हिसाब से तुम हैंडल करोगे। और तो भी वो सारे वैलिडेशंस को बाईपास नहीं कर पा। वॉइस लो आ रही है नितिन, वॉइस लो आ रही है क्या? नहीं सर, अच्छी है, ठीक ठाक है। क्या कि तुम्हारी तो बहुत क्लियर है, मेरी उतनी क्लियर नहीं है क्या? नहीं सर, क्लियर है। ऑल ऑफ अ सडन। हाँ नितिन बोलो, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। हाँ तो वो तो तुम पेन टेस्टिंग करोगे ना, पेन टेस्टिंग हम्म। कर, जब पेन इस टेस्टिंग करोगे अपने आप में तो कुछ हम्म। वैलिडेशन तुम्हारे पेन टेस्ट के लिए बने, उनको यूज करोगे, लेकिन सर अभी एक केस हुआ था रिसेंटली, एक्चुअली मैं कंपनी में काम करता हूँ एंड वो कंपनी सिक्योरिटी से रिलेटेड एग्जाम कंडक्ट कराती है, मतलब तो लाइक एक यूजर ने, लाइक वो कूल डाउन पीरियड में था एंड हमने एप्लीकेशन बनाई थी, बट उसमें सर्वर साइड पे कूल डाउन पीरियड का चेक नहीं लगा था। हाँ तो उसने क्या किया किया सर कि बब सूट की मदद से, मतलब उसने एग्जाम स्टार्ट कर ली। बाईपास कर। जी। हाँ ठीक है, तो तुमने चेकिंग नहीं करी होगी ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर तुम पेन टेस्ट के थ्रू कर रहे हो, पहली बात तो एप्लीकेशन अगर प्रोडक्शन में है तो फिर वो हम्म। करा ही क्यों? बर्ब सूट अलाउ कैसे हुआ? वही ना सर, वो तो मतलब रिक्वेस्ट अलाउ कर देता है ना, अपन किसी भी अगर उसको एप्लीकेशन में जाएंगे तो उसको इंटरसेप्ट करके अपन उसको नहीं तो पैरामीटर्स बैकएंड चेंज पे करके चेक कर करना सकते हैं। चाहिए ना, तो क्लाइंट आएगा, उसके हेडर्स आएंगे ना रिक्वेस्ट के, हाँ रिक्वेस्ट हाँ। पता चलेगा ना तुम्हें कि रिक्वेस्ट भेज कौन रहा है, उसको हाँ तो वो। चाहिए जी। ना, मतलब तुम्हारे बैकएंड टीम को, तुम थे उस टीम में यस सर। तो रोकना था ना। सर वो सेंसिटिव बॉस, एप्लीकेशन है सर तो वो फिर बॉस की चोरी से उसको वापस से वैलिडेशन लगा के रिडिप्लॉय कर दिया। हाँ ठीक है। ठीक सर, ओके सर। वॉइस अभी भी लो है? अरे एक बार प्लीज कंफर्म करिए, अगर वॉइस क्लियर है तो क्लियर लिखिए, लो है तो लो लिखिए। क्लियर है? हाँ जी। तो आउटलाइन समझ में आ गई आपको, वैलिडेशन स्प्रिंग बूट में काम कैसे करता है? ये मॉन्गूज जैसा कुछ है। हाँ कह सकते हो, काइंड ऑफ नमन मॉन्गूज जैसा कुछ है। बस मॉन्गूज के अंदर आपको वैलिडेशन करने के लिए कोड लिखना पड़ता है। थोड़ा बहुत तो कोड लिखते हैं ना अपन, कुछ फंक्शन वंक्शन बनाते हैं, कुछ लिखते हैं। यहाँ तो सीधे सीधे एनोटेशंस लग रहे हैं, ऑलमोस्ट वैसा ही है। ठीक, चलूं आगे? चलिए अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे। तो स्टेप नंबर 1 आपको क्या ऐड करना है? स्टेप नंबर 1 आपको ऐड करनी है डिपेंडेंसी। आपकी वैलिडेशन की डिपेंडेंसी का नाम पढ़िए क्या है? आपकी वैलिडेशन की डिपेंडेंसी का नाम है स्प्रिंग बूट स्टार्टर वैलिडेशन। तो सबसे पहला काम, इस कोड को अपन करते हैं कॉपी, अपनी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में चलते हैं। सबको मैं क्लोज कर देता हूं। ठीक है, कहां चला जाए? डिपेंडेंसी ऐड कहां होती है? गुड, फॉर्म डॉट एक्सएमएल में चलिए। अच्छा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप एप्लीकेशन को स्टार्टिंग से बना रहे होते, जस्ट अ मोमेंट, नोटिस करिए, अगर एप्लीकेशन आपकी स्टार्टिंग से बन रही होती तो यहां पर आप वैलिडेशन लिखते तो आपको अपने आप ये वैलिडेटर्स मिल जाते। दिख रहे हैं वैलिडेटर? ये आप स्टार्टिंग से ऐड कर सकते हो, बट हमने ऐड नहीं करे क्योंकि हमने तब तक वैलिडेशन इनकॉर्पोरेट नहीं करा था। अब कर रहे हैं तो अपन अलग से इसको कर रहे हैं ऐड। तो हमारा था एम्प्लॉय एपीआई। ठीक है, ये रहा एम्प्लॉय एपीआई। एम्प्लॉय एपीआई के अंदर ये है हमारा फॉर्म डॉट एक्सएमएल। फॉर्म डॉट एक्सएमएल में आइए, डिपेंडेंसीज वाला टैब ढूंढिए और डिपेंडेंसीज वाले टैब में जाइए और ये एक डिपेंडेंसी और करवा दीजिए ऐड। फॉर्मेट कर दीजिए, सेव कर दीजिए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्लियर है पहला स्टेप?
गुड। अब आपको मिलेंगे खूब सारे एनोटेशंस, ठीक है। उनमें से कुछ एनोटेशंस मैं स्टार्टिंग में आपसे कर रहा हूं डिस्कस। सबसे पहली बात, ये सारे एनोटेशंस कहां से आ रहे हैं? ये सारे एनोटेशन एक पैकेज से आ रहे हैं। पैकेज का नाम है जकार्ता डॉट वैलिडेशन डॉट कंस्ट्रेंट। ऑल्दो पैकेज के नाम की टेंशन आपको लेनी नहीं है, आपका आईडी ऑटोमेटिकली इसे इंपोर्ट कर देगा, बट स्टिल डू रिमेंबर जो भी एनोटेशन आज आप पढ़ेंगे ये इस पर्टिकुलर पैकेज से सप्लाई होंगे, जकार्ता डॉट वैलिडेशन डॉट कंस्ट्रेंट। अब बहुत ध्यान से समझिए कौन कौन से एनोटेशंस हैं फॉर परफॉर्मिंग वेरियस टाइप्स ऑफ वैलिडेशन। इतने ही है कि इससे ज्यादा है? इससे ज्यादा है। इतने तो मैंने सिर्फ लिए हैं डिस्कशन के पर्पज से, ठीक है ना। स्टार्ट करूं? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहला है नॉट नल एनोटेशन। किसके ऊपर लग सकता है? तो जवाब है जी किसी भी डेटा मेंबर के ऊपर लग सकता है, चाहे वो डेटा मेंबर नंबर हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो। क्या क्या ध्यान रखता है ये बेचारा बस एक ही चीज देख पाता है कि आने वाला डेटा क्या नहीं होना चाहिए, आने वाला डेटा नल नहीं होना चाहिए। पर अगर वो एम्प्टी हुआ तो, अगर वो एम्प्टी हुआ तो ये अनफॉर्चुनेटली उसे पास कर देगा। इसका मतलब अगर मैंने ई नेम ऐसे दिया एम्प्टी कोड्स, तो क्या ये डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा? हो जाएगा। दिक्कत इसके साथ ये है ना, तो ये सबसे कम वैलिडेशन करता है। ये बस ये देखता है कि आने वाला डेटा नल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये उसको पास कर देगा। एग्जाम्पल भी आप समझ ही पा रहे होंगे जो राइट साइड पे दिए हुए हैं। अगर मैंने स्पेस वाली स्ट्रिंग दी तो भी इंसर्ट हो जाएगी, यस स्पेस वाली स्ट्रिंग भी इंसर्ट हो जाएगी। एम्प्टी एरे पास करा वो भी इंसर्ट कर देगा। मान लीजिए मेरे पास कोई लिस्ट है, क्लाइंट से कोई एम्प्टी एरे आ रहा है, ये उसको भी पास कर देगा। सिर्फ तब एक्सेप्शन जनरेट करवाएगा जब नल पास हो। इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला है हमारे पास नॉट एम्प्टी। नॉट एम्प्टी नॉट नल से एक कदम आगे, वो कहता है मैं नल भी रोक दूंगा और एम्प्टी डेटा भी रोक दूंगा। लेकिन वो क्या नहीं रोक पाएगा, जल्दी बताइए? वो स्पेसेस नहीं रोक पाएगा। स्पेसेस समझ रहे हैं? क्या मैं ऐसा ई नेम दूं तो जाना चाहिए कि नहीं? नहीं जाना चाहिए ना, इलॉजिकल है ना ये ई नेम, ये कैसे जा रहा है? ये नहीं जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नॉट एम्प्टी इसे नहीं रोक पाएगा। अगर आपको लगता है नल भी ना हो, ब्लैंक भी ना हो, खाली स्पेसेस वाला डेटा भी ना हो, तब आप यूज करेंगे नॉट ब्लैंक। क्लियर हुआ? लेकिन नॉट ब्लैंक के साथ दूसरी समस्या है, दिख रही है? वो सिर्फ स्ट्रिंग्स के लिए है, सबके लिए नहीं है। तो फिर बाकियों को कैसे हैंडल करेंगे वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। अभी बेसिक लेवल पे करते हैं, फिर इसके एडवांस फीचर्स करेंगे एक्सप्लोर। यहां तक क्लियर? ठीक है। फिर हमारे पास है साइज। अभी मैं आपसे बोल रहा था सैलरी नेगेटिव हो सकती है, सॉरी नॉट नेगेटिव, मैं चाह रहा था जो सैलरी की वैल्यू है, या मान लीजिए जो ई नेम की वैल्यू है, वो कम से कम एक कैरेक्टर का ई नेम तो हो। अगर मैं चाहता हूं एटलीस्ट ई नेम एक कैरेक्टर का तो हो, तो मैं यूज करूंगा साइज एनोटेशन। इज दिस क्लियर? और अगर मुझे लगता है सर मुझे सैलरी पे रेंज सेट करनी है, या सैलरी कम से कम मिनिमम 10,000 की तो हो, या 10,000 से 40,000 के बीच में हो, तो हम लोग यूज कर सकते हैं मिन और मैक्स। अच्छा, मिन मैक्स दोनों यूज करने पड़ेंगे कि एक से काम चलेगा? तो जवाब है एक से काम चल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो मैं चाह रहा था जो सैलरी है वो नेगेटिव ना हो। अभी मैंने आपको बोला सैलरी -10,000 एंटर करूंगा तो डेटाबेस में चली जाएगी, मेरे को उसको रोकना है, तो मेरा काम चल जाएगा मिन के साथ। लेकिन मिन मैक्स के साथ दूसरी समस्या है, ये सबके लिए नहीं है। ये किसके लिए है? ये सिर्फ न्यूमेरिक फील्ड्स के लिए है। क्लियर? बेसिक आइडिया लगा? स्टार्ट करें आगे की कहानी? बहुत बढ़िया। तो अब आप मेरे को गाइड करिए, मैं अपनी रिक्वायरमेंट बताता हूं, आप बताइएगा कौन सा एनोटेशन यूज करना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं कि जो ई नेम हो वो ना नल हो, ना एम्प्टी हो, ना स्पेसेस अलाउड हो, और जो सैलरी है वो कम से कम 10,000 तो होनी चाहिए। क्या क्या लगेगा? कितने एनोटेशंस लगेंगे? गलत, 3 लगेंगे। 3 क्यों लगेंगे? आप अपनी जगह सही है, लेकिन 3 लगेंगे। अब 3 सुनिए क्यों लगेंगे। एक तो पक्का है, नॉट ब्लैंक लगेगा। किसके साथ? ई नेम के साथ लगेगा। एक आपने प्रिडिक्ट कर लिया होगा, सर आप बोल रहे हो कम से कम 10,000, तो मतलब मिन लगेगा। लेकिन मिन और मैक्स के साथ एक दिक्कत है। मिन मैक्स कहते हैं सैलरी आएगी तो हम चेक करेंगे, अगर सैलरी आएगी ही नहीं तो हम चेक ही नहीं करेंगे। तो अब आप मुझे बताइए क्या ऐसा रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा जिसमें ई नेम की वैल्यू मैंने दी हो, सैलरी दी ही ना हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर नहीं होना चाहिए। अगर आपने सैलरी दी ही नहीं है तो मिन की कंडीशन कहां सेटिस्फाई हुई? मिन किस पे काम कर रहा है? वैल्यू पे। याद करिए सैलरी की डेटा टाइप रैपर डबल है। अगर सैलरी की डेटा टाइप रैपर क्लास डबल है
तो सैलरी ना देने पर सैलरी नल होगी ना, और नल को मिन नहीं रोक सकता, नल को मिन नहीं रोक सकता, तो नल को कौन रोकेगा? यस, नल को रोकेगा नॉट नल। आया समझ? क्लियर हुआ? तो 3 एनोटेशंस की आपको जरूरत है, एक लगेगा ईनेम पे, 2 लगेंगे सैल पे। सर सो दोनों लगाने पड़ेंगे? यस रोहित, दोनों लगाने पड़ेंगे। हमें ऐसा लगता है कि मेन एनोटेशन नल वैल्यूज रोक लेगा, लेकिन वो नहीं रोक पाएगा। मेन के बारे में एक ही बात याद रखो, मेन कहता है मैं वैलिडेट करूंगा, पर वैलिडेट करने के लिए डेटा हो भी तो। अगर डेटा आएगा ही नहीं तो मैं वैलिडेट करूंगा क्या? गॉट इट? अच्छा, तो वैलिडेट नहीं करना मतलब वैलिडेशन पास। हाँ हाँ, यही समस्या है, वैलिडेट नहीं करना मतलब वैलिडेशन पास। बिल्कुल सेम फॉर मैथ्स। ठीक, तो इसका मतलब हम ये चाहेंगे सैलरी आए, हर हाल में आए, और इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर आए। तो 2 एनोटेशन तो पक्के हैं, और अगर रेंज की बात करूं तो फिर 3 हो गए। सही है, मिन और मैक्स दोनों। क्लियर? आई होप यू गॉट इट। बात समझ आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलें आगे। गुड आदित्य, हाइबरनेट के कुछ इंप्लीमेंटेशन आपको नॉट एम्प्टी करने देंगे डबल पे, बट स्पेसिफिकली कहा जाए तो नॉट एम्प्टी इज फॉर स्ट्रिंग्स कलेक्शन एंड एरेज, नॉट फॉर इंडिविजुअल मेंबर्स। गॉट इट? इसलिए रिस्क लेना सही नहीं है। वी नेवर नो इंटरनली हाइब्रिड की कौन सी डिपेंडेंसी स्प्रिंग यूज करेगा। हाइब्रिड की भी अलग अलग वर्जन है ना मार्केट में, हाइब्रिड 4, हाइब्रिड 5, हाइब्रिड 6, तो वो कौन सी डिपेंडेंसी लेकर आएगा उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली ये स्प्रिंग नहीं कर रहा है, करने वाला कौन है? करने वाला हाइबरनेट है। सब काम हाइबरनेट कर रहा है, क्योंकि ये वैलिडेशंस लगे किसमें? वैलिडेशंस लग रहे हैं एंटिटी क्लास में। एंटिटी क्लास को स्प्रिंग हैंडल करेगा कि जेपीए? जेपीए हैंडल करेगा, स्प्रिंग कुछ नहीं करेगा। स्प्रिंग सिर्फ आपको सपोर्ट कर रहा है कि आप एनोटेशंस यूज कर लो। यस रजत, नॉट ब्लैंक इज ओनली फॉर स्ट्रिंग्स, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। तो अगर मैंने नॉट ब्लैंक डबल पे लगा दिया तो अपने आप में एक एक्सेप्शन दे देगा। क्लियर? चलिए तो आते हैं इंप्लीमेंटेशन पे। सबसे पहले इसको तो कर दिया सेव, लेट्स गो टू आवर एंटिटी पैकेज। एंटिटी पैकेज में मॉडिफाई करते हैं ईएमपी को। ठीक है, तो ईएमपी आईडी पे कुछ करना है? नहीं करना है, क्योंकि वो हम ऑटो जनरेट करा रहे हैं। ठीक है, जो डेटा क्लाइंट से आ रहा है उसको वैलिडेट करिए। आपकी एप्लीकेशन जो जनरेट कर रही है उस पर वैलिडेशन लगा के क्या करना है? क्योंकि एक बात पक्की है, वैलिडेशन प्रोसेसिंग स्पीड स्लो करेगा। बिल्कुल, तो जबरदस्ती ढेर सारे वैलिडेशन लगाने भी नहीं है। ठीक, अब ईनेम पे आते हैं, एंड आई विल गो फॉर नॉट ब्लैंक। ठीक है, अब क्या आपको वैलिडेशन के दौरान कोई मैसेज देना है? अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ऑफ कोर्स देना है, नहीं तो पता कैसे चलेगा उसको प्रॉब्लम क्या है? इसके लिए आप पास करेंगे इस एनोटेशन को एक एट्रीब्यूट। इनफैक्ट ये एट्रीब्यूट सारे वैलिडेशन के एनोटेशंस के पास है। एट्रीब्यूट का नाम क्या है? एट्रीब्यूट का नाम है मैसेज। ठीक है, अब आप बताइए, अगर ई नेम ब्लैंक है तो ये कहना ठीक रहेगा, ईएमपी नेम इज रिक्वायर्ड, ये हमारा मैसेज हो गया। ठीक है, फिर आइए आप सैल पे। सैल पे क्या लगा रहे हैं? सैल पे एक तो लगा देते हैं नॉट नल। नॉट नल के लिए मैसेज में क्या लिख दें? नॉट नल के लिए मैसेज में लिख देते हैं सैलरी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और खाली सैलरी इज रिक्वायर्ड से बात नहीं बनेगी, अगर मैंने सिर्फ ये लगाया तो सैलरी नेगेटिव अलाउड होगी? बिल्कुल, सैलरी नेगेटिव अलाउड हो जाएगी। उसे रोकने के लिए आई गो फॉर मिन एनोटेशन। और मिन एनोटेशन में आपको 2 चीजें बतानी है स्प्रिंग को, या यूं कह लीजिए हाइबरनेट को। एक तो आप बताइए मिनिमम कितनी वैल्यू, तो मिनिमम कितनी वैल्यू रख दी जाए? मैं रख देता हूं 10,000, इससे कम क्या ही देंगे किसी को, है ना? तो मैंने वैल्यू कर दी 10,000। ठीक, उसके बाद रेंज नहीं दे रहा हूं मैं अपनी तरफ से कोई अपर नहीं दे रहा हूं, मैं लोअर लिमिट दे रहा हूं। ठीक है, अब वो लोअर लिमिट 1 भी हो सकती है, अगर आप ₹1 सैलरी पे एनरोल कर रहे हैं तो। गॉट इट? और इसके बाद आपका मैसेज, तो ये मैंने मैसेज दे दिया, सैलरी मस्ट बी एटलीस्ट, सैलरी मस्ट बी एटलीस्ट 10,000। आ रहा है समझ? एंटिटी क्लास में करे गए चेंजेस क्लियर है सबको?
वेरी गुड। अब स्टेप नंबर 3 समझिए। यहां तो आपने कर दिया ऐड, लेकिन आपने स्प्रिंग को इन्फॉर्म करा कि वैलिडेशन करना है, नहीं करा। ये आपने जेपीए को इन्फॉर्म करा है, समझ रहे हैं ना? ये जेपीए को आपने बताया, स्प्रिंग को नहीं बताया है आपने। अब स्प्रिंग को बताइए। स्प्रिंग को ये बताने के लिए कि मेरी एंटिटी क्लास में वैलिडेशन एनेबल्ड है और आने वाले डेटा को तुमको वैलिडेट करवाना है, आप एक एनोटेशन यूज करेंगे जिसका नाम है वैलिड। कहां यूज करेंगे? पैरामीटर लिस्ट में यूज करेंगे। किसकी पैरामीटर लिस्ट? आपके मेथड की। और अभी के लिए वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन ऐड मेथड, मतलब हम एट द रेट पोस्ट मैपिंग की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं सब लोग? अभी फोकस सिर्फ पोस्ट मैपिंग पे करिए। तो जो आपका पोस्ट मैपिंग वाला मेथड है, क्या नाम था उस मेथड का? उस मेथड का नाम था एड ईएमपी। आपने अभी तक एड ईएमपी के पैरामीटर में क्या लिख रखा था? आपने अभी तक एड ईएमपी के पैरामीटर में क्या लिखा था? आपने लिखा था एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी, उसके बाद ईएमपी ई। एम आई राइट? है ना? अब आपको इसके पहले या बाद में कहीं भी, मतलब रिक्वेस्ट बॉडी के पहले या रिक्वेस्ट बॉडी के बाद में, जहां आपको ठीक लगे, एक एनोटेशन और जोड़ देना है। इट इज कॉल्ड एज वैलिड। जब ये एनोटेशन जोड़ देंगे तो स्प्रिंग का सिग्नल ऑन हो जाएगा और स्प्रिंग को समझ में आ जाएगा कि जो जैक्सन डेटा भेज रहा है, डेटा रखने के बाद उस डेटा को किसके पास भेजना है? उस डेटा को वैलिडेशन करने के लिए भेजना है। एम आई राइट? गुड। अब क्या चांसेस हैं कि वैलिडेशन फेल हो जाए? अगर वैलिडेशन फेल हो गया तो कंट्रोलर यहीं से एक एक्सेप्शन जनरेट करेगा। कौन सा? नाम दिख रहा होगा। एक्सेप्शन का नाम है मेथड आर्ग्यूमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन। ठीक है? हैंडल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो डिफॉल्ट एरर पेज आ जाएगा, वो आपको हैंडल करना पड़ेगा। गॉट इट? दूसरी बात, स्प्रिंग ऑटोमेटिकली इस एक्सेप्शन को ट्रांसलेट कर देगा HTTP 400 में। ठीक है? अब मैं रोहित से एक कम्युनिकेशन हुआ था, उसको याद दिलाता हूं। आपको याद होगा जब मैं रिपोजिटरी बना रहा था तो रोहित ने कहा था एट द रेट रिपोजिटरी ऑप्शनल है। एम आई राइट रोहित? रिपोजिटरी एनोटेशन ऑप्शनल है, ये बात हुई थी अपनी, है ना? और मैंने कहा था मैं आगे इसको क्लैरिफाई करूंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि इसी तरह की कोई प्रॉब्लम रिपोजिटरी में आ जाए रोहित? यस और नो? जैसी प्रॉब्लम कंट्रोलर में आ रही है रिपोजिटरी में आ सकती है? आ सकती है। जब रिपोजिटरी में एक्सेप्शन आएगी और आपने ये एनोटेशन नहीं लगाया होगा तो स्प्रिंग उसे ट्रांसलेट नहीं करेगा, क्योंकि गौर करिएगा जो एक्सेप्शन आएगी वो जेपीए जनरेट करेगा, तो आपको जेपीए वाली एक्सेप्शन मिलेगी। और ये जेपीए वाली एक्सेप्शन है कि ये स्प्रिंग वाली एक्सेप्शन है? ये स्प्रिंग वाली एक्सेप्शन है। इसलिए रिपोजिटरी एनोटेशन हमेशा अच्छी प्रैक्टिस है, ताकि आपके एक्सेप्शंस स्प्रिंग के डोमेन के एक्सेप्शंस में कन्वर्ट हो जाएं। आई होप माय पॉइंट इज क्लियर। ओके, ठीक है। और दूसरी बात, जब मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन आती है तो स्प्रिंग उसको स्टेटस कोड क्या देता है? स्प्रिंग उसको स्टेटस कोड देता है HTTP 400। काइंड ऑफ बैड रिक्वेस्ट? यस, काइंड ऑफ बैड रिक्वेस्ट। चलूं आगे? मोना, मैंने ये कहा, देखो, अपन लोगों ने जब रिपोजिटरी बनाई थी तो अपन लोगों ने ये एनोटेशन यूज करा था लाइन नंबर 10 पे, दिख रहा है? कैन यू सी दिस? ये एनोटेशन ऑप्शनल होता है। क्यों ऑप्शनल होता है? क्योंकि आप जब जेपीए रिपोजिटरी को एक्सटेंड कर रहे हो तो जेपीए रिपोजिटरी इसे खुद ही मैनेज कर लेगा। इज दिस क्लियर? ये जरूरी नहीं है। जैसे आप याद करो, अगर मैं सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं तो ऑटो वायर्ड ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि ऑटो वायर्ड में लगाऊं। तो मैं फिलहाल इसको हटा भी दूंगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी प्रोजेक्ट में। बट फिर मैंने क्यों लगाया? तो इसका जवाब ये है कि जैसे कंट्रोलर में एक्सेप्शन आई है, क्या चांसेस है रिपोजिटरी में किसी मेथड में एक्सेप्शन आ जाए? आ जाए, पॉसिबिलिटी है। अगर रिपोजिटरी में एक्सेप्शन आ गई तो स्प्रिंग ये एक्सेप्शन जेपीए देगा ना, क्योंकि ये जेपीए लेवल का मेथड है, स्प्रिंग का तो मेथड है नहीं। अब जब जेपीए एक्सेप्शन देगा तो स्प्रिंग उसे ट्रांसलेट नहीं करेगा अपनी किसी क्लास में, और आपका कोड जेपीए और स्प्रिंग इनके बीच में झूलता रहेगा। इट्स गुड कि जितनी भी एक्सेप्शन आए वो किसके डोमेन की आए? स्प्रिंग के डोमेन की आए। उसमें हेल्प आपको ये करता है।
अभी आया समझ? है ना, हमारे केस में ऐसा नहीं हो रहा है कि रिपोजिटरी से हम डायरेक्ट बात करें, लेकिन अगर मैं कोई टेस्ट एप्लीकेशन बनाता हूं या कोई यूनिट टेस्टिंग करता हूं और मैं रिपोजिटरी को डायरेक्ट कम्युनिकेट करता हूं, कर सकता हूं? याद करिए, क्या ये संभव है कि मैं अपनी मेन एप्लीकेशन में जाऊं? बताइएगा यस और नो। इस मेन एप्लीकेशन में सीधे रिपोजिटरी बीन बना लूं और रिपोजिटरी से कम्युनिकेट करूं फाइंड बाय ईएमपी मेथड? है चांसेस? उस केस में आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्शन नहीं कर पाएगी हैंडल, क्योंकि वो जेपीए लेवल की एक्सेप्शन हो जाएगी रादर देन स्प्रिंग लेवल एक्सेप्शन। गॉट इट? इसलिए इट इज एडवाइजेबल कि आप अपने रिपोजिटरी इंटरफेसेस पे रिपोजिटरी एनोटेशन का उपयोग करें। गॉट इट? चलो आगे। तो फिलहाल फिलहाल एज ऑफ नाउ अवॉइडेबल है कि नहीं है? जो अभी मैं कोड लिख रहा हूं उसमें ये अवॉइडेबल है? बिल्कुल है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन ड्रॉप इट, कोई इशू नहीं है। बट फॉर अ बेटर कोड, फॉर अ बेटर प्रोग्रामर, इट्स गुड कि आप इसको यूज करें। चला जाए आगे, डन, गुड। तो अब कहां जाएं? अब जाएं आप कंट्रोलर में। ये रहा आपका कंट्रोलर। एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन ऐड, फिर हम लोग फोकस करेंगे अपडेट पे। अभी ऐड पे फोकस करते हैं। अगर ऐड पे करना है मुझे तो इस रिक्वेस्ट बॉडी के पहले या बाद में I just need to add one annotation which is valid. Is this clear? Very good. और अब अगर मैं कोड रन करूं तो क्या होने वाला है? Can you tell? अभी अगर मैं कोड रन करूं, रन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। लेट्स ट्राई इट आउट, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने एप्लीकेशन को रन करा। ध्यान रख रहे हैं ना आप, मैंने क्या नहीं करा है? मैंने हैंडलर नहीं बनाया है, खाली वैलिडेशन करवा के छोड़ दिया है ना? एप्लीकेशन रन हुई, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। पोस्टमैन को ओपन करा मैंने, कौन सी वर्कस्पेस बनाई थी मैंने आपके लिए? एम्प्लॉय स्प्रिंग ऐप, ये थी क्या? यही होगी, एम्प्लॉय स्प्रिंग ऐप। ठीक है, अब ये मेरा ऐड एम्प्लॉय राउट है। ऐड एम्प्लॉय पे मैंने ऐड करा, मान लीजिए दीपेश और 85,000। और हमारा डेटाबेस कौन है? कंपनी डीबी। ठीक है, कंपनी डीबी है, कंपनी डीबी शायद। ये आपका करंट डेटा, हाँ यही है, दीपिका वाला ही रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। ठीक है, अब मैं यहां से इंसर्ट करता हूं दिपेश, हो जाएगा ऐड? बिल्कुल हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। दिपेश ऐड हो गया। बैकएंड पे जाके चेक करूंगा, दिपेश का रिकॉर्ड दिखेगा? बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, अब सपोज करिए मैं यहां से ई नेम उड़ा देता हूं। एज पर माई रूल्स ये गलत है। यस, एज पर माई रूल्स ये गलत है। मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट करा, जैसे ही मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट करा आप देख रहे हैं मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन जनरेट हुई। और कौन इसको हैंडल कर रहा है? स्प्रिंग बूट का डिफॉल्ट हैंडलर इसको हैंडल कर रहा है। करना किसको चाहिए? अपन को करना चाहिए। एम आई राइट? अच्छा, बैड रिक्वेस्ट HTTP 400 स्टेटस भी दिख रहा है आपको, जो स्प्रिंग ने कन्वर्ट करा है। ठीक है, चलो वापस लौटिए, एप्लीकेशन को स्टॉप करता हूं और अब करते हैं अपन कोड में चेंज। तो आप बताइए क्या चेंज करना है? थोड़ा सा गाइड आप करिए, कोड में लिखता हूं क्योंकि कोड आपके लिए नया है, लेकिन लिखना कैसे है वो आपको पता है। कहां जाऊं? ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में चलते हैं। ये हमारा ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। ठीक है, जैसे ये है ऐसे ही कॉपी कर दिया जाए। यस, तो बेटर एरर रिस्पॉन्स है, बेटर रिस्पॉन्स एंटिटी है, तो जवाब है बेटर रिस्पॉन्स एंटिटी है। इसको ले ले। तो मैंने इस पूरे कोड को करा कॉपी। अब कुछ नया सीखिए, क्योंकि जिस एक्सेप्शन को आप हैंडल करने जा रहे हैं वो आपकी एक्सेप्शन नहीं है, वो स्प्रिंग की एक्सेप्शन है। सबसे पहले आपके एक्सेप्शन हैंडलर एनोटेशन में मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, इसका नाम देना पड़ेगा। यस, तो ये हो गया मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन।
ठीक है, इसको करवा लीजिए इंपोर्ट, सेव करा मैंने, इसको करा लिया अपन ने इंपोर्ट। ठीक है, फिर इसका नाम मैं दे देता हूं हैंडल नो सच की जगह हैंडल वैलिडेशन एक्सेप्शन। ये नाम कुछ भी हो सकता है, डोंट वरी कि यही नाम होना है, वैलिडेशन एक्सेप्शन, डजंट मैटर, आप कुछ भी दे दें। फिर मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन इसका पैरामीटर होगा। यहां तक समझ आया सबको? आया। अब ये बताइए, आप जो रिटर्न करेंगे वो अपने मैसेजेस करेंगे या एनोटेशन वाले मैसेज चाहिए जो आपने यहां कोड करे? ये चाहिए ना, करे भी तो इसीलिए हैं, तो वो कैसे करा जाएगा? तो मैं एक एक लाइन लिखूंगा, आप उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। इतनी जावा आप जानते हैं कि किसी नए कोड को आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाए। सबसे पहली बात, ये जो मैं रिटर्न टाइप है इसे बदल रहा हूं। अभी तक आप एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करते थे, अब मैं रिटर्न करने वाला हूं एक मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग। कैन यू प्लीज टेल मी द रीजन, मैंने ऐसा क्यों करा? सोचिए। इसलिए करा? नहीं, इसलिए करा क्योंकि जो एरर जाएगा उसमें दो चीजें जाएंगी, फील्ड और एरर, दोनों जाने चाहिए। ई नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, सेल कैन नॉट बी नेगेटिव। आप मानते हैं? जैसे क्या इस बात के चांसेस थे कि यूजर ऐसे डेटा दे दे, ई नेम एम्प्टी स्ट्रिंग कॉमा सेल -10,000? अब आप बताइए, इस केस में दोनों एरर आनी चाहिए, यस और नो? तो वो दो कैसे आएंगी? जो आपने एरर रिस्पॉन्स क्लास बनाई है वो तो सिंगल एरर ही रिप्रेजेंट कर पाएगी ना, इसलिए मैंने मैप लिया है। मैप के अंदर मैं की किसको बनाऊंगा बताओ? मैप के अंदर मैं की बनाऊंगा, कंप्लीट करो। यस रोहित, की बनेगी फील्ड नेम और उस की वैल्यू एरर मैसेज। जो आपने अपने एनोटेशन में एरर मैसेज दिया है वो उस की वैल्यू बनेगा। आ रहा है समझ? द रीजन आई एम टेकिंग मैप, है ना? बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं, जो बना है आप उस लॉजिक से हैंडल करिए, बट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इसको की वैल्यू पेयर में रिटर्न करें। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, समझ आ रही है मेरी बात? बहुत बढ़िया। अब अगर मैप बनाया है तो फिर मैप इंस्टेंशिएट भी करना पड़ेगा, तो मैंने कह दिया मैप स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग ये मेरा मैप बन गया। मैप का नाम मैंने दे दिया एरर्स, जस्ट एरर्स इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। सॉर्टिंग का तो कोई चक्कर है नहीं, मुझे सिर्फ की वैल्यू पेयर के फॉर्म में एक्सेप्शंस पहुंचानी है, तो मैंने कह दिया हैश मैप। फर्स्ट लाइन क्लियर है? क्लियर है। अब आपको डेटा कैसे मिलेगा? तो जो आपके पास ऑब्जेक्ट आया है मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, इसके पास एक मेथड है, उस मेथड का नाम है गेट बाइंडिंग रिजल्ट। क्या नाम है? गेट बाइंडिंग रिजल्ट। तो आप पहले इसको कॉल करेंगे, गेट बाइंडिंग रिजल्ट। क्या रिटर्न कर रहा है ये आपको? ये आपको रिटर्न कर रहा है बाइंडिंग रिजल्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाइंडिंग रिजल्ट ऑब्वियस ही बात है, इंटरनल इंटरफेस है जिसको अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे बाइंडिंग रिजल्ट, लेट्स कॉल इट एज बी रिजल्ट इज इक्वल्स टू ex डॉट गेट बाइंडिंग रिजल्ट। ये क्यों? क्योंकि इसके पास एक लिस्ट है। किसके पास? बाइंडिंग रिजल्ट के पास एक लिस्ट है, और उस लिस्ट के अंदर गेस करिए क्या स्टोर्ड है? उस लिस्ट के अंदर बताओ बताओ, सोचो। इतना टाइम नहीं विपिन, उस लिस्ट के अंदर सारे एरर स्टोर्ड है। क्या एक से ज्यादा एरर आ सकते हैं? एक से ज्यादा वैलिडेशन फेल हो सकते हैं, इसलिए अपन को लिस्ट चाहिए। तो वो लिस्ट इस क्लास के पास नहीं है, मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड इसके पास लिस्ट नहीं है, वो लिस्ट इसके एक मेथड से मिलती है जिसका नाम है गेट बाइंडिंग रिजल्ट। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। अब अपन कॉल करेंगे बाइंडिंग रिजल्ट का मेथड। बाइंडिंग रिजल्ट के मेथड का नाम है गेट फील्ड एरर्स। क्या नाम है? अगर आपने नाम सुना हो ध्यान से तो टाइप करिए। वेरी गुड, गेट फील्ड एरर्स। ठीक है, और ये रिटर्न क्या करता होगा? मैंने बोला ये रिटर्न आपको लिस्ट करता है, राइट? किसकी लिस्ट करता है? ऑब्वियस सी बात है, एक स्पेशल ऑब्जेक्ट्स की जिसका नाम है फील्ड एरर ऑब्जेक्ट। तो मैं कहूंगा लिस्ट ऑफ फील्ड एरर, आई एम कॉलिंग इट एरर लिस्ट इज इक्वल्स टू बाइंडिंग रिजल्ट डॉट गेट फील्ड एरर्स।
क्या कहते हैं, लाइन नंबर 36 भी क्लियर है? बोलिए बोलिए फटाफट, लाइन नंबर 36 क्लियर हुई? बस अब आगे की कहानी आप समझाओ। अब ये जो एरर लिस्ट है, बिल्कुल सही नमन, इसके एक एक फील्ड एरर को निकालिए। इस फील्ड एरर के पास दो मेथड है, एक से आपको मिल जाएगा डेटा मेंबर का नाम, एक से आपको मिल जाएगा एरर वाला मैसेज। एम आई राइट? वेरी गुड। तो अब एक फॉर लूप घुमाया जाए, क्या लिस्ट पे फॉर ईच चल जाएगा, एनहांस फॉर चल जाएगा? यस। तो मैंने कहा फील्ड एरर, और मैंने यहां ऑब्जेक्ट लिया एरर का, यहां कोलन करा, और मैंने यहां पर कहा एरर लिस्ट। तो मेरे को अब एक एक एरर ऑब्जेक्ट मिलता जाएगा, फटाफट हाँ या ना? यस, मेरे को एक एक एरर ऑब्जेक्ट मिलता जाएगा। हर एरर ऑब्जेक्ट के पास दो मेथड्स हैं, एक का नाम है गेट फील्ड, एक का नाम है गेट डिफॉल्ट मैसेज। जरा अगली लाइन बताइए फॉर लूप के अंदर क्या लिखूंगा मैं? एक का नाम है गेट फील्ड, एक का नाम है गेट डिफॉल्ट मैसेज। वेरी गुड नमन। अगली लाइन अपन लिखेंगे एरर्स। एरर्स आपके मैप का नाम है, मैप में डेटा ऐड करने के लिए वी हैव पुट मेथड। पहला आर्गुमेंट में पास करूंगा एरर डॉट गेट फील्ड, ठीक है। दूसरा आर्गुमेंट मैं इसको पास करूंगा एरर डॉट गेट डिफॉल्ट मैसेज। आ गया ये सब मैप के अंदर? फॉर लूप क्लियर है सबको? लास्ट लाइन बताइए, लास्ट लाइन बताइए। बिल्कुल सही, रिटर्न कर दीजिए रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है। अभी तक आप रिस्पॉन्स एंटिटी में एरर रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट रिटर्न करते थे, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, सॉरी, ठीक है। अब आप रिस्पॉन्स एंटिटी में पहले तो पैरामीटर में एरर पास कर दें, ये एरर सॉरी एरर्स पास कर दें, ये एरर्स आपका मैप है, करेक्ट। और साथ में पास कर दीजिए HTTP स्टेटस डॉट, स्प्रिंग ने कौन सी एरर भेजी थी? बैड रिक्वेस्ट, आप भी उसी को ले लीजिए, बैड रिक्वेस्ट। क्या कहते हैं, कोड क्लियर है ना? अच्छा, इतनी मेहनत अगर मेरे को नहीं करनी है तो मैं क्या इसका टू स्ट्रिंग कॉल कर सकता हूं, EX का? कर सकता हूं, लेकिन बहुत गंदा आउटपुट आएगा, बहुत लंबा चौड़ा अजीब सा आउटपुट आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका आउटपुट प्रॉपर जेसन फॉर्मेट में जाए तो इतना कोड आपको लिखना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब देखिए, इस कोड के कारण बाइंडिंग रिजल्ट रिपीट कर दीजिए। सौरभ, मैंने ये कहा ये जो हमारे पास एक्सेप्शन क्लास आई है, मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, इसके पास एक मेथड है, मेथड का नाम है गेट बाइंडिंग रिजल्ट। ये मेथड अपन को एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसके अंदर हमारे एरर्स की लिस्ट है। कौन है वो ऑब्जेक्ट? वो ऑब्जेक्ट है बाइंडिंग रिजल्ट टाइप का ऑब्जेक्ट। तो क्या मैं ये मान लूं बाइंडिंग रिजल्ट एक कंटेनर है? उस कंटेनर के अंदर क्या है? एरर्स के लिस्ट ऑफ एरर्स, उसके अंदर लिस्ट ऑफ एरर्स है। अब मैंने जब उसको कहा गेट फील्ड एरर्स, तो मेरे को मिली लिस्ट ऑफ एरर्स। एक बार मेरे को लिस्ट ऑफ एरर्स मिल गई, एग्जैक्टली ये किसकी लिस्ट है? टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट है। कौन से ऑब्जेक्ट? फील्ड एरर के ऑब्जेक्ट। क्लियर? आ रहा है समझ? वेरी गुड। बस अब इस चेंज के साथ चलाइए एप्लीकेशन एंड सी फॉर योरसेल्फ एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। सेव करा, रन कीजिए। करिए डेटा पास। तो मैंने ई नेम पास ही नहीं करा, सैलरी फिलहाल मैं 10,000 पास कर रहा हूं। तो क्या सैलरी अपना वैलिडेशन पास कर लेगी? यस, लेकिन ई नेम फेल हो जाएगा। रन कीजिए और अब की बार चेक करिए, ये आपका वैलिडेशन का रिस्पॉन्स।
कंपेयर इट विद द प्रीवियस वन जब आप हैंडलर नहीं बना रहे थे. दिस इज मच रीडेबल, है ना. इसी तरह से अपन ई नेम सैलरी दोनों उड़ा देते हैं. इसका मतलब दोनों नल जाएंगे. यस, दोनों नल जाएंगे. अब देखिए, दो मैसेज आने चाहिए. ईएमपी इज रिक्वायर्ड, सैलरी इज रिक्वायर्ड. ठीक है, ई नेम पास करिए. ई नेम पास करा मैंने, मान लीजिए किरण. ठीक, और सैलरी पास नहीं करी मैंने. वैलिडेशन हैंडल करेगा? बिल्कुल करेगा. कौन? मिन के नॉट नल? नॉट नल. आपको एरर मैसेज से भी पता चलेगा कि नॉट नल ने इसको हैंडल करा है. मिन में तो आपने बोला था ना सैलरी शुड बी एटलीस्ट 10,000. वो वैलिडेशन तो लगा ही नहीं. वैलिडेशन तो नॉट नल वाला लगा. इसका मतलब मिन तभी एक्शन में आएगा जब सैलरी होगी. समझ आ रहा है आउटपुट देखकर? वेरी गुड. इसी तरह से कॉमा लगाइए. फिर मैंने यहां पे पास करा सैल. मैंने यहां पे पास करी सैलरी 25,000. क्या अब वैलिड है? एम्प्लॉय सेव सक्सेसफुली. बैकएंड पे जाकर चेक करिए, डेटा आपको वैलिड होकर मिल जाए. जी नितिन, क्या कहना है आपका? एज एम्प्टी सेंड करना हो तो एज के ऊपर मत लगाओ कोई एनोटेशन. जरूरी थोड़ी है कि आप अपनी एंटिटी के हर फील्ड को वैलिडेट करो ही करो. एज पे मत लगाइए कोई वैलिडेशन. एज एम्प्टी भेजनी है तो. ठीक है, अभी तक भी तो याद करो एम्प्टी डेटा जा रहा था कि नहीं. अगर मैं ये वैलिडेशन वाले एनोटेशन हटा दूं तो एम्प्टी रिकॉर्ड सेव होगा? होगा ना. बस उसी को तो रोक रहे हैं. क्लियर? ठीक है, अब मेरे कोड में एक प्रॉब्लम है. कैन यू फिगर इट आउट? कैन यू फिगर इट आउट? सब अच्छा अच्छा लग रहा है, लेकिन इस कोड में एक बहुत भयंकर वाली दिक्कत है. बता सकते हैं क्या? नहीं नहीं नमन, एंटिटी में तो लगाना चाहिए. दिक्कत यह है कि मेरा ऐड तो बढ़िया चल रहा है. क्या हमारे पास अपडेट राउट भी है? वेरी गुड. अब ये बताओ, जब कोई रिकॉर्ड अपडेट होगा तो क्लाइंट एंड से मैं वही फील्ड पास करूंगा जो चेंज होनी है, या वो भी पास करूंगा जो चेंज नहीं होनी है? वही पास करूंगा ना जो चेंज होनी है ना. गुड. तो अब अपन आते हैं पोस्टमैन में और अपन बनाते हैं इसका अपडेट राउट. लेट अस सी कोड कैसे बिहेव करता है. डुप्लीकेट मैंने करा. ये हो गया हमारा अपडेट ईएमपी. ओके. रिक्वेस्ट गेट पुट पोस्ट कौन सी? रिक्वेस्ट पुट. तो मैंने यहाँ पुट कर दिया. ठीक है, यूआरएल चेक कर लीजिए आपने अपडेट के लिए क्या सेट करा हुआ है. आपके कंट्रोलर में कंट्रोलर ये रहा. अपडेट के लिए आपने बोला है स्लैश अपडेट स्लैश ईएमपी आईडी. ओके, तो मैं गेट से यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ. ये यूआरएल कॉपी कर लिया मैंने. ठीक, ये पेस्ट कर दिया. एपीआई 4 के पहले स्लैश अपडेट स्लैश 4. ठीक है, 4 एम्प्लॉई है हमारे पास, दीपेश. ठीक, अब मैं दीपेश के लिए डेटा पास कर रहा हूं. मैंने क्या पास करा? मैंने पास करा ई नेम. दीपेश को बना दिया सुरेश. और मैंने पास करी सैल. दीपेश की सैल मैंने कर दी 35,000. अपडेट चलेगा कि नहीं? बढ़िया चलेगा. रिकॉर्ड हुआ, कोड ने कहा एम्प्लॉय अपडेट हो गया है. मैंने जाकर चेक करा तो दीपेश का रिकॉर्ड सुरेश और 35,000 से अपडेट हो गया. फिर मुझे याद आया, नहीं नहीं नहीं, सुरेश की सैलरी 35 नहीं 25 है. तो अब मैं सुरेश तो दोबारा भेजूंगा नहीं, क्योंकि सुरेश तो ठीक है. आई ओनली लाइक टू सेंड सैलरी. एम आई राइट? होना भी यही चाहिए. अभी तो खाली 2 नाम की बात हो रही है. कल को आपके डेटाबेस में 15 फील्ड हुई तो 15 फील्ड थोड़ी लिखूंगा मैं यहाँ पर. आई जस्ट पास दोज डेटा विच आई वांट टू चेंज. नाउ कैन यू टेल क्या होगा? क्या होगा? चलेगा नहीं, वो तो मैंने भी बोल दिया है नमन. क्या होगा? एग्जैक्ट बिहेवियर बताओ क्या होगा. एग्जैक्ट बिहेवियर बताओ क्या होगा.
नेम इज रिक्वायर्ड आएगा, क्या बात है, वेरी गुड। चलो देखते हैं ये क्या हुआ। सबसे पहली चीज, आपने अपडेट पे वैलिडेशन तो लगाया नहीं है ना, नहीं लगाया ना, अब देखो क्या हुआ। तो क्या कर दिया, बिल्कुल कर दिया। कंट्रोलर बेचारे को आपने बेवकूफ बना दिया, कंट्रोलर ने पास कर दिया। जब कंट्रोलर ने पास करा तो ये डेटा सर्विस से होते हुए रेपो के पास गया, रेपो में जाकर जेपीए ने इसको सेव करा करा। क्या जेपीए को याद है, आपने सैलरी पे कंस्ट्रेंट लगा, आपने ई नेम पे कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है कि ई नेम ब्लैंक नहीं होना चाहिए, जेपीए को याद है। और ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो आपको पोस्टमैन ने ऑब्जेक्ट भेजा है, इसमें ई नेम नल आया है, डू यू एग्री विद मी, इसमें ई नेम नल आया है। तो अब ध्यान से देखो, एक्सेप्शन में एक तो जेपीए का नाम आ रहा होगा, कुड नॉट कमिट जेपीए ट्रांजेक्शन, मतलब बात जेपीए तक पहुंच गई। यस, और उसने बोल दिया जी मैं तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपने तो एक वैलिडेशन लगाया, वो वैलिडेशन बाईपास हो गया, वैलिडेशन फेल हो गया। फंस गए अपन। अब क्या करें, अब बताओ इसका क्या सॉल्यूशन है। अगर अपन नॉट ब्लैंक ईएमपी पे से हटाते हैं, ई नेम पे से हटाते हैं, तो ऐड में प्रॉब्लम आएगी, एग्रीड। अगर ये हटा दूंगा तो फिर ब्लैंक एम्प्लॉय ऐड हो जाएगा। क्या करा जाए, व्हाट इज इंडस्ट्री रिकमेंडेड वे टू सॉल्व दिस इशू, एनी आइडियाज। Yes, Rohit. And what do we call that class? We call that class DTO class. इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है तो आपको बनानी चाहिए एक सेपरेट क्लास। आपको कभी आपकी मेन एंटिटी क्लास से पुट और पोस्ट दोनों की मैपिंग नहीं करानी चाहिए। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है। अब फायदा क्या है डीटीओ बनाने का, तो ये तो सारे रूल पढ़ लीजिए आप, जरा पहले आप पढ़ लो। यस नो करते चलिएगा, अगर क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए। अच्छा, एक्सेप्शन जो आई है वो जेपीए वाली आई है, ये भी आपने नोटिस करा है ना, जेपीए लेवल पे जाकर आई है। कंट्रोल जेपीए तक जाना ही नहीं चाहिए था ना इस केस में, जेपीए तक तो तब जाए ना जब फाइनली आपको डेटा इंसर्ट करना हो। जेपीए बेचारे को क्यों बोल रहे हो इंसर्ट करो और फिर तुम एक्सेप्शन दो। चलो आगे, इज दिस क्लियर, वेरी गुड। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका जवाब आपके सामने है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एम्प्लॉय को अपडेट कर रहे हैं और आपने ई नेम पे लगाया हुआ है नॉट ब्लैंक, नॉट ब्लैंक आपकी कंडीशन को कर रहा है वॉयलेट। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि आपको यूज करनी चाहिए डीटीओ। डीटीओ बड़ा फैंसी सा नाम है, आप बहुत सारी डीटीओ क्लासेस बना चुके हैं। एनी गेसेस अबाउट डीटीओ फुल फॉर्म। डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, ये बीन का ही भाई है। ठीक, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही। पहली बात तो डीटीओ के अंदर आप वो फील्ड्स रखें जिनको आपको लग रहा है कि आपको यूजर से अपडेट करवाना है। अब आप बताइए, यूजर आईडी ई नेम सैल तीनों अपडेट करेगा, नहीं। इसका मतलब आईडी तो पहले ही हट जानी चाहिए, एग्रीड है ना। सिर्फ अपन रखेंगे ई नेम और सैल। ठीक है, अगर हम सिर्फ ई नेम और सैल रखेंगे तो हमें इन्हीं को हैंडल करने का कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा करके हम सेफली वैलिडेशन एरर्स को भी हैंडल कर लेंगे, अपडेट भी सेफली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और जेपीए भी नाराज नहीं होगा। गॉट इट। If we drop valid from controller and keep entity generation, बिल्कुल बिल्कुल, this is what is going to happen. ओके मोना, अगर आपने वैलिड एनोटेशन हटा दिया तो भी अल्टीमेटली जेपीए ब्लॉक कर देगा आपके कोड को, क्योंकि आपने ईएमपी क्लास के अंदर तो एनोटेशंस लगाए हुए हैं ना। हमारे साथ भी तो यही हो रहा है, जो आप बोल रहे हो वही तो मैंने भी करा है। मैंने अपडेट वाले राउट पे वैलिड एनोटेशन लगाया, नहीं लगाया। इसका मतलब कंट्रोलर ने मेरे डेटा को पास करा कि नहीं करा, सब पे सेम होगा। कंट्रोलर ने पास कर दिया ये सोचते हुए कि डेटा वैलिड है, या फिर ये सोचते हुए कि वैलिडेशन तो है ही नहीं। लेकिन जेपीए वेरी वेल नोज आपकी फील्ड पे आपने क्यों वैलिडेशन लगाए, और जेपीए ने उसको ब्लॉक कर दिया। सही है, एम आई राइट। ठीक है, वेरी गुड। सर ऐड के लिए सेपरेट डीटीओ बनाना चाहिए या नहीं, नहीं ऐड तो एंटिटी को ही कर रहे हैं ना नमन,
इसलिए मैंने नहीं बनाया है। ऑल्दो आपको कुछ केसेस में दिखेगा, कुछ स्पेशल केसेस में दिखेगा, वो तब होगा जब आपको, हाँ बिल्कुल सही है, मैं बोल रहा हूँ ना कुछ स्पेशल केसेस में दिखेगा। फिर तुम लोग क्या करते होगे, इस डीटीओ का डेटा अपने ईएमपी में कॉपी करके ट्रांसफर करते होगे आगे, ऐसा ही करते होगे ना। मैपर बनाते हैं ना, बिल्कुल सही, गुड, वो कर सकते हैं आप, वो बिल्कुल बड़े प्रोजेक्ट्स में आप ऐसा करेंगे। बट यहाँ पर क्योंकि मेरे को ईएमपी पे जो वैलिडेशन लगाने हैं वो मुझे ऐड में चाहिए ही चाहिए, इसलिए मैंने उसको चेंज नहीं कराया। ठीक है, और कोई डाउट, और कोई क्वेश्चन? इन ट्रू सेंस कंट्रोलर से ही वापस हो जाना चाहिए था, बिल्कुल सही इशू, इन ट्रू सेंस कंट्रोलर से ही वापस हो जाना चाहिए था। कंट्रोलर डेटा भेजे ही तब सर्विस और रिपोजिटरी के पास जब वो सेटिस्फाइड हो कि डेटा वैलिड है। सही है। अब ये काम करने के लिए टोटल कितने स्टेप लेने पड़ेंगे? ये काम करने के लिए टोटल आपको 7 स्टेप लेने पड़ेंगे, 7 स्टेप्स। घबराइएगा मत, बहुत छोटे छोटे हैं, सुनने में लग रहा है ओहो 7 नए काम, कोई नए काम नहीं, छुटपुट काम है ये सातों। एक एक काम की थ्योरी आपके सामने रखता हूं। नंबर 1, एक डीटीओ क्लास बनेगी, बनेगी, वेरी गुड। उसके अंदर 2 मेंबर होंगे, सैलरी और ई नेम, एम आई राइट? वेरी गुड। दोनों के ऊपर से वो जो कंपलसरी डेटा वाले एनोटेशन है वो हटा दिए जाएंगे, क्योंकि याद करिए आप ये चाहते हैं ना कि ई नेम और सैलरी में से जो देना हो दो, जो नहीं देना हो मत दो। तो आपको हटाना पड़ेगा नॉट नल भी, और आपको हटाना पड़ेगा ब्लैंक वाला भी, एम आई राइट? ठीक है, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि अगर सैलरी आए तो वो मिनिमम वैल्यू के कंस्ट्रेंट को फॉलो करे, अगर आए तो मिनिमम फॉलो करे। तो एक तो मेरे को मिन लगाना चाहिए, है ना। मैं ये भी चाहूंगा कि अगर ई नेम आए तो एटलीस्ट एक कैरेक्टर का तो हो, अगर ई नेम आए तो कम से कम एक, मैं लॉजिकली गलत है बट मैं मान रहा हूं सिंटेक्स वाइज, अगर ई नेम आए तो कम से कम एक कैरेक्टर का तो हो। गॉट इट? तो कौन से 2 एनोटेशन लगाऊंगा मैं? वेरी गुड, और साइज लगाऊंगा, बिल्कुल सही। अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि मिन क्यों नहीं चेक करता कि डेटा अगर नहीं आ रहा है तो भी कंडीशन वैलिडेट हो। मिन नहीं करता, अगर डेटा नहीं आ रहा है तो वैलिडेट नहीं करेगा। हम भी तो यही चाहते हैं ना, मिन तभी काम करे जब डेटा हो, जब डेटा हो ही ना तो मिन काम क्यों कर रहा है ना। अब अभी ये मत सोचिएगा कि सर अगर सैलरी नहीं आई तो डेटाबेस में तो नल चला जाएगा, नहीं, ये हम कहाँ हैंडल करेंगे, ये हम सर्विस क्लास में हैंडल करेंगे। इस काम के लिए सर्विस बनी है, सर्विस ही भेजेगी ना रेपो को डेटा। सर्विस को ये चेक करना चाहिए कि अगर सैलरी नहीं आ रही है तो पुरानी वाली सैलरी यूज हो जाए। एम आई राइट? यस यस नमन, बिल्कुल, ये एक तरह का पैच रिक्वेस्ट ही है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसका सेकंड सॉल्यूशन ये है कि हम पैच मैपिंग करें रादर देन पुट मैपिंग। क्लियर, बिल्कुल कर सकते हैं आप। पार्शियल अपडेट, बिल्कुल ठीक, ये एक तरह का पार्शियल अपडेट ही है, और आप इसको पैच से भी हैंडल कर सकते हैं। पर पैच में आपको कोड बहुत सारा देना पड़ेगा, यहां आपको बहुत मिनिमम चीजें करनी पड़ेंगी, बाकी चॉइस इज योर्स। ऑफिशियली दिस शुड गो इन पैच कैटेगरी ओनली। ओके, चलूं आगे। ठीक है, अब जैसा मैंने कहा कि ये साइज और मिन क्या इंश्योर करेंगे, ये इंश्योर करेंगे कि जो क्लाइंट है वो जो अपडेट करना चाहे करे, लेकिन जो भी वो अपडेट करे वो नियम कायदे के अनुसार हो। अब यह नियम कायदा है सैलरी मिनिमम 10,000 हो और साइज ई नेम की मिनिमम 1 हो। ये भी क्लियर हुआ? ठीक है, अब आपको अपनी सर्विस क्लास को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्यों भाई, सर्विस को क्यों मॉडिफाई करना पड़ेगा? आप जरा इस वक्त अपनी सर्विस क्लास के कोड पे नजर डालिए और मुझे बताइएगा क्या इस कोड में कोई कमी दिख रही है आपको? मेरे सर्विस, ये रही सर्विस, जरा सर्विस के अपडेट के कोड को देखिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं ई नेम और सैल दोनों ही नहीं भेजता हूं, दोनों ही नहीं भेजता हूं, तो क्या ये ईएमपी ऑब्जेक्ट ब्लैंक आएगा? आएगा ना ये ईएमपी ऑब्जेक्ट ब्लैंक। आईडी तो मैं भेजूंगा ही भेजूंगा एज पाथ वेरिएबल, ये लाइन आपकी चली जाएगी, रिकॉर्ड मिल ही जाएगा, एम आई राइट? डेटाबेस में रिकॉर्ड मिल ही जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि रिकॉर्ड मिल गया है। अब वो जो अच्छा खासा रिकॉर्ड था, आपका कोड उसके नाम और सैलरी दोनों को नल कर देगा, और जैसे ही नल करेगा जेपीए चीखना चिल्लाना शुरू करेगा, क्योंकि जेपीए तो बैठा है ना ये देखते हुए, क्योंकि जा तो अभी भी एम्प्लॉय रिकॉर्ड रहा है है ना। इसका मतलब आपको इस एंड पे ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो डेटा आया है वो डेटा कॉपी हो,
जो नहीं आया है उसमें ई का डेटा यूज कर ले, जो डेटा आया है वो कॉपी हो, जो नहीं आया है उसमें ई का डेटा यूज कर ले, तो गलत डेटा जाने से बच भी जाएगा और पुराना डेटा मेंटेन हो जाएगा। ग्रेट, आ रहा है समझ थ्योरी? वेरी गुड। तो ये है स्टेप नंबर 4। आपने सर्विस क्लास को ऐसे मॉडिफाई करो कि वो नॉन नल वैल्यू की अपडेट करे, सबको उठा के ना फेंक दे डेटाबेस की तरफ। नहीं रजत, ट्रांजैक्शन एक्सेप्शन आएगी वापस जेपीए की तरफ से। नल पॉइंटर कौन है? डेटा के अंदर नल है, एम्प्लॉय रेफरेंस थोड़ी नल है। नहीं समझे रजत? मैं ये बोल रहा हूं, मैं अगर ऐसा डेटा अपडेट करूंगा, समझ गए? अगर मैं ऐसा डेटा अपडेट करूंगा तो हमारा डीटीओ का ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं? ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन उसमें ई नेम और सैलरी नल होंगे। सही है, क्योंकि ई नेम और सैलरी नल होंगे तो ये वैल्यू नल हो जाएगी, गेट ई नेम और गेट सैल, ये वैल्यू नल हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जेपी एक्सेप्शन रेस करेगा ना, क्योंकि आपकी फील्ड्स के ऊपर तो अभी भी नॉट ब्लैंक लगा हुआ है ओरिजिनल डेटा की फील्ड के ऊपर, और जा भी आप ईएमपी के ऑब्जेक्ट के साथ रहे डेटाबेस में। अभी समझ आया? आएगी यही वाली, इसको याद रख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, ट्रांजैक्शन सिस्टम एक्सेप्शन, बहुत काम आएगी डिबगिंग में। ये तब आती है जब सारे वैलिडेशन बाईपास करके आपका कोड जाके डेटाबेस को हिट कर देता है। आ रहा है समझ? इसको डिबग करने में हमेशा इसी बात को चेक करना कि तुम्हारी सर्विस क्लास को बाईपास कर गया है गलत कोड, सर्विस क्लास को गलत कोड बाईपास कर गया है, तब ये एक्सेप्शन आती है। ठीक, वेरी गुड। तो ये हो गए 4 स्टेप। स्टेप नंबर 5, वेरी इजी। अपने कंट्रोलर के अंदर वैलिड लगाइए, लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा, है ना? तो फिर दोनों जगह क्यों कर रहे हो हैंडल? यहां भी लगा रहे हो, यहां भी चेक कर रहे हो, दोनों जगह क्यों करना है? करना है ना, ये सिर्फ ये देखेगा कि अगर सैलरी है तो 10,000 से ऊपर हो, है ना, नल नहीं देखेगा। ये सिर्फ ये देखेगा अगर ई नेम है तो कम से कम एक कैरेक्टर का हो, अगर दोनों ही गायब हैं तो ये रोकेगा ना। सर्विस, इसलिए दोनों चेक्स लगाने हैं। ठीक है, फाइनली अल्टीमेटली एक्सेप्शन आएगी, बिल्कुल आएगी। कौन सी? मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड, उसे पहले की तरह आपका हैंडलर करेगा हैंडल। थ्योरेटिकली सारे स्टेप्स क्लियर है सबको? बस तो अगले लेक्चर में इसे इंप्लीमेंट करते हैं और डेवलप करते हैं प्रोजेक्ट का पहला मॉड्यूल। ठीक, मिलते हैं वेंसडे। जी जी जी, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। रजत, हाँ जी रजत, पूछिए, बोलिए रजत। हेलो। हाँ जी रजत, बोलिए। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो एट द रेट नॉट एम्प्टी है ये तो हम ऑब्जेक्ट पे भी लगा सकते हैं, हम्म, तो सर यहाँ डबल पे लगाने पे ये अनएक्सपेक्टेड टाइप एक्सेप्शन आ रहा है सर। हाँ बिल्कुल आ रहा है, मैंने आपसे बोला था ना एट द रेट नॉट एम्प्टी के साथ क्या लिखा हुआ है टेबल में, आप पढ़िए। जो मैंने टेबल दी थी उसमें मैंने बोला था एट द रेट नॉट एम्प्टी स्ट्रिंग कलेक्शन और एरेस पे लगता है स्पेसिफिकली। फिर ये डिपेंड करता है हाइबरनेट के वर्जन पे कि वो आपको अलाउ करेगा कि नहीं। टेक्निकली नहीं करते हैं अधिकतर वर्जन, देखिए, लेट मी ओपन दिस। ओके यहाँ ओके। ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा है मैंने? इफ यू कैन सी, मैंने नॉट एम्प्टी लिखा कलेक्शन और एरेस पे। यस सर, यस गॉट इट गॉट इट। ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन अलाउड है? ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉट नल अलाउड है। हाँ, ओके ओके। और सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग लिखते हैं एट द रेट रेपोजिटरी, हाँ, तो हम बीन बना देते हैं, और एट द रेट सर्विस से भी एक बीन बन जाता है। कॉन्फ्लिक्ट से भी बन जाता है। तो उसी तरीके से एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर से हमारा कंट्रोलर का बीन बन गया। और सर जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सर्विस के लिए हम कंस्ट्रक्शन इंजेक्शन करके कंट्रोलर में हम उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो सर ये हमारा कंट्रोलर का सर ऑब्जेक्ट कौन बनाता होगा, क्योंकि यहाँ तो हम कभी कहीं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन या फिर फील्ड इंजेक्शन हम ये इसका तो कर नहीं रहे हैं कंट्रोलर का। स्प्रिंग बूट बनाएगा, स्प्रिंग बूट अच्छा, बनाएगा आपके कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट, रेस्ट कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट। तो सर स्प्रिंग बूट भी कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ही करता होगा ना। नहीं, फील्ड इंजेक्शन कर रहा है। आपने कहाँ कंस्ट्रक्टर बनाया है अपनी क्लास में? वो फील्ड आ, इंजेक्शन कर
ओके, ओके। जैसे हमने सर्विस का बनाया कंट्रोलर में और रेपो का बनाया ऑब्जेक्ट बनाने सर्विस में में। कोई दिक्कत थोड़ी, ऑब्जेक्ट तो वो बना ही सकता है ना। इंजेक्शन हाँ, तो डिपेंडेंसीज का करते हैं, हाँ। ऑब्जेक्ट थोड़ी करते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है हाँ रजत। सर, मतलब मेरा क्वेश्चन वही है कि ऑब्जेक्ट किस टाइप से बनाता होगा स्प्रिंग इंटरनली स्प्रिंग कंट्रोलर का? किसका, कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट? हाँ, कंट्रोलर तो एक पब्लिक क्लास है, ऑब्जेक्ट बनाने में क्या दिक्कत है? कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाने में स्प्रिंग को क्या प्रॉब्लम है? स्प्रिंग कुछ भी यूज कर सकता है, जो भी उसको बनाना है, डिपेंडेंसी के तरीके हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के तरीके थोड़ी हैं। ओके। स्प्रिंग इसको एज अ बीन क्रिएट कर लेगा अपनी मेमोरी में। दिक्कत आएगी हाँ, तो वो सर्विस को करेगा इंजेक्ट, तब अपन सोच सकते हैं कि वो क्या करेगा। तो मेरे केस में वो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करेगा, क्योंकि मैंने ऑटो बाइट लगाया हुआ है कंस्ट्रक्टर पे। ये हटा दूंगा तो क्या करेगा? फिर वो नहीं कर पाएगा सर। करेगा। ये हटा दूंगा तो मुझे ऑटो बाइट लिखना पड़ेगा ईएमपी सर्विस के ऊपर, और हाँ, मुझे काफी यहाँ पे फील्ड इंजेक्शन करना पड़ेगा। ओके सर, ओके, गॉट इट। थैंक यू सर। हाँ जी, और क्या डाउट है? ये हो गया रजत का डाउट, नितिन का भी डाउट है। नितिन क्या हो गया? विपिन का भी डाउट है। एक एक करके जी विपिन, आप बोलिए, बोलिए, हेलो सर। बोलिए विपिन। सर मेरे को एक पेज बनाना है सर, ये पहले से एक प्रोजेक्ट है, तो उसमें एक यूजर का साइन अप पेज है। तो साइन अप पेज में ईमेल है, नेम है और पासवर्ड है और मोबाइल नंबर है। तो जैसे ही यूजर साइन अप पे क्लिक करेगा तो आगे वो ओटीपी वैलिड के लिए जाएगा, तो उसमें ओटीपी डालना है। तो मैं बैकएंड में क्या कर रहा हूँ कि ओटीपी जो भी उससे पहले यूजर साइन अप पे क्लिक करेगा तो यूजर से ईमेल वो कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ, ईमेल पे ओटीपी भेज रहा हूँ। तो मुझे सर उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि जो ओटीपी जनरेट करा रहे हैं तो उसको वैलिडेट कैसे करेंगे, कि एन मेमोरी में स्टोर करें कि कहाँ करें किसको? ओटीपी को ओटीपी सर जो तुम्हारा जनरेट टेम्पररी, किए हैं। वो ओटीपी तो तुम्हारा टेम्पररी है ना। हाँ सर। वो तो तभी तक रहेगा ना जब तक ये टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हो जाएगा। हाँ। ओटीपी को परमानेंट सेव करने की क्या जरूरत है? क्या है नहीं दिक्कत? सर, वैलिडेट करने के लिए, जैसे कि पहले साइन पे क्लिक करेगा वो, तो फिर ओटीपी वाला वो खुलेगा इंटरफेस। ठीक है, ओटीपी वाला पेज खुला तुम्हारा। हाँ, फिर वहाँ यूजर जब वो साइन ओटीपी अप पे क्लिक डालेगा। करेगा तो ओटीपी चला भी जाएगा उसके पास। क्या सर? जब साइन अप पे क्लिक करा होगा उसने तो ओटीपी गया होगा ना, हाँ सर। है ना? उसके बाद ही तो ओटीपी वाला पेज खुल रहा है। हाँ सर। अब ओटीपी वाला पेज उसकी इनपुट का वेट करेगा, हाँ। फिर यूजर इनपुट देगा और वैलिडेशन के प्रोसेस शुरू होगा। हम्म। इसमें कहाँ दिक्कत है? सर उसमें ओटीपी जनरेट करा रहे हैं। हाँ, जनरेट करा हाँ। रहे, ठीक है। जनरेट तुम हाँ। रीडायरेक्ट करते वक्त कराओगे। जब साइन अप हाँ। पेज रीडायरेक्ट करेगा ओटीपी वाले पेज पे तो आपको ओटीपी जनरेट हो जाएगा। हाँ सर। और जब ओटीपी जनरेट हो जाएगा और यूजर क्लिक करेगा तो वहां वैलिडेट करोगे। उसमें क्या प्रॉब्लम है, समझा नहीं मैं। तुम्हारे कोड में कुछ दिक्कत हो रही है क्या? नहीं सर, उसमें वैलिडेशन की दिक्कत हो रही है कि वैलिडेट्स कैसे करेंगे। वैलिडेशन कैसे करेंगे? वैलिडेशन हाँ। ओटीपी वाले पेज में करोगे, या मे बी अगर ठीक। तुम ओटीपी वाले पेज में खाली यूआई रख रहे हो तो वैलिडेशन की कोई सर्विस बना लो। ओके सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। और संदीप, संदीप अनम्यूट करूं? क्वेश्चन बहुत बड़ा है आपका, ऐसे ही पूछ लीजिए आप, बोलिए संदीप। हेलो बोलिए संदीप। सर, आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। सर, ये सैलरी और नाम को अपन पार्सली जो अपडेट कर रहे हैं उसके लिए अपन अलग से हैंडलर नहीं बना सकते क्या? हैंडलर मतलब? जो सैलरी को अपडेट करे या फिर नाम अकेला आ रहा है तो उसको अपन अपडेट करें। क्या हैंडलर क्या होता है, मैं समझा नहीं, कैसा हैंडलर? सर, अपडेशन के लिए, क्या हैंडलर मतलब क्या? नेम या सैलरी को अपडेट करने के लिए कंट्रोलर के अंदर अपन एक हैंडलर बना दे। तो राउट क्या होगा उसका? मतलब फिर आप यूजर को ये बोलोगे राउट अपडेट सेल, यदि सैलरी को अपडेट करना है तो अपडेट सेल बना दे कुछ। सारे राउट बनाओगे ना फिर तुम, सोचो। यस सर। तुम एक सैलरी का ऐसे 15-20 मेंबर होते तो 15-20 राउट होते। खाली सैलरी अपडेट करनी है तो हाँ। अच्छा चलो सैलरी और ईनेम करना है तो ये, अच्छा चलो सैलरी ईनेम और उसके साथ साथ जेंडर अपडेट करना है तो ये तो बहुत सारे हो गए। हाँ सर। कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, खाली दो के लिए तुम सोच रहे हो? बड़े पर्सपेक्टिव में सोचो। फिर बहुत सारे हैंडलर बन जाएंगे सर। तो कॉम्बिनेशन भी बनेंगे, क्योंकि कई बार मुझे दो करने यस होंगे, सर। तीसरा नहीं करना होगा। कई बार तीन करने होंगे, चौथा नहीं करना होगा। तो बहुत सारे हो जाएंगे ना। यस सर। जी सर।
और कोई और क्या ओके डाउट सर। है? बाकी तो बैकअप के लिए आप लोग टेलीग्राम